अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमने एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंजाइटी होती क्यों है। एंजाइटी हमेशा फ्यूचर से रिलेट करती है। समटाइम जो है ना, एंजाइटी और फ्यूचर में डिफरेंस समझ नहीं आता है, तो उसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि एंजाइटी हमेशा फ्यूचर से रिलेट करती होती है और डिप्रेशन हमेशा पास्ट से रिलेटेड होता है। यानी कि पास्ट के बैड लाइफ एक्सपीरियंसेस कह लें या पास्ट की जो भी मेमोरीज होती हैं उन्हें लेकर जो है ना, पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, तो उस सिचुएशन में डिप्रेशन होता है। और अगर कोई पर्सन अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है, और उल्टा सीधा अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपने फ्यूचर से रिलेटेड इतना परेशान होता है कि वो अपने फ्यूचर से रिलेटेड उल्टी सीधी बातें सोचना शुरू कर देता है। मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये काम इस तरह से हो रहा है, कहीं ये उल्टा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, क्या हो जाएगा, ये होगा वो होगा। मतलब इस तरह के थॉट्स उस पर्सन के माइंड में होते हैं और हमेशा फ्यूचर को लेकर ही वो परेशान होता है। उसका जो डिस्ट्रेस होता है वो फ्यूचर से रिलेटेड होता है। सो एंजाइटी डिसऑर्डर्स की जब हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ये वैसे अपने नाम से ही पता चल रहा है। सेपरेशन का मतलब होता है अलैदगी, और एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि किसी पर्सन से अलैदगी का खौफ आना या अलैदगी से बेचैनी आना, उसको हम कहते हैं बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अब इसका डीएसएम के अकॉर्डिंग हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया ए में बताया गया है डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट एंड एक्सेसिव फियर और एंजाइटी कंसर्निंग सेपरेशन फ्रॉम दोज टू whom the individual is attached। यानी कि जिससे इंडिविजुअल अटैच होता है उससे अलग होने का खौफ, एंजाइटी या खौफ आता है और बहुत ज्यादा आता है। इसे हम क्या कहेंगे, सेपरेशन एंजाइटी। इसमें सेपरेशन एंजाइटी से हम कहेंगे, ये इसका क्राइटेरिया ए है। और क्राइटेरिया ए में उन्होंने कुछ और चीजें भी ऐड की हैं। सिर्फ ये एक सिम्टम की बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि जी हमारा क्राइटेरिया ए फुलफिल हो चुका है। इन्होंने नीचे कुछ सिम्टम्स दिए हैं, टोटल 8 सिम्टम्स और दिए हैं, और ये कहा है कि इनमें से कोई से 3 लाजमी मौजूद होने चाहिए। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 मौजूद होने चाहिए। जिस पर्सन के साथ अटैचमेंट है उससे अलैदगी का खौफ तो है, लेकिन इसके अलावा भी 3 सिम्टम प्रेजेंट होंगे तो फिर हम इसे कहेंगे कि यहाँ पे सेपरेशन एंजाइटी के लिए हमारा क्राइटेरिया ए फुलफिल हो चुका है। नंबर 1 पे है इसमें रिकरेंट एक्सेसिव डिस्ट्रेस व्हेन एंटिसिपेटिंग और एक्सपीरियंसिंग सेपरेशन फ्रॉम होम और फ्रॉम मेजर अटैचमेंट फिगर्स। यानी कि अब अटैचमेंट वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। किसी पर्सन की अटैचमेंट उसके घर से भी हो सकती है, किसी पर्सन की अटैचमेंट उसके किसी जो है ना बेजान चीज से, टॉयज से भी हो सकती है। किसी पर्सन की अटैचमेंट अपने घर में ही जो है ना कोई भी मदर फादर या बहन भाई किसी एक के साथ भी हो सकती है। ठीक है, वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन अटैचमेंट। तो जिस पर्सन के साथ अटैचमेंट होगी उस पर्सन से दूर जाने के लिए, उस पर्सन से अलग होने का खौफ महसूस करना और बार बार और बहुत ज्यादा महसूस करना। यहाँ पे रिकरेंट और एक्सेसिव का वर्ड यूज किया गया है, यानी कि बार बार और बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है सेपरेशन से, उस पर्सन से की सेपरेशन से जिसके साथ वो अटैच होता है। नंबर 2 पे बताया गया है परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी अबाउट लूजिंग मेजर अटैचमेंट फिगर्स और अबाउट पॉसिबल हार्म टू देम सच एज इलनेस, इंजरी या फिर डेथ। बार बार और बहुत ज्यादा उन्हें परेशानी होगी, अपने जो भी उनका अटैचमेंट फिगर है उसे खोने से इन्हें परेशानी होगी। उनके बारे में इन्हें क्या थॉट्स आएंगे
इन्हें थॉट्स आएंगे कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, वो बीमार ना हो जाए, उसकी डेथ ना हो जाए, उसे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। मतलब इस तरह के इन्हें थॉट्स आते हैं कि इन चीजों की वजह से वो मुझसे दूर ना हो जाए, मैं उसे खो ना दूं। ठीक है। नंबर 3 पे बताया गया है परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी अबाउट। यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे कि बार बार परसिस्टेंट और एक्सेसिव वरी का वर्ड यूज किया गया है। परसिस्टेंट यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर ये चीज प्रेजेंट है तो ये परसिस्टेंट भी है और एक्सेसिव भी है। उसके बाद आगे हम इसका सिम्टम पढ़ रहे हैं। तो ये मेन चीज आप लोगों ने देखनी है कि परसिस्टेंट और एक्सेसिव हो, जो भी सिम्टम आ रहा है वो परसिस्टेंट भी होना चाहिए और एक्सेसिव भी होना चाहिए। About experiencing an untoward event like getting lost, being kidnapped, having an accident, becoming ill that causes separation from a major attachment figure। अच्छा, ऊपर हमने नंबर 2 पे क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि जिस फिगर के साथ उन्हें अटैचमेंट है उसे खोने के बारे में, यानी कि इन्हें ऐसे ख्याल आते हैं कि कहीं किसी वजह से हम उन्हें खो ना दे। ठीक है। अब नंबर 3 पे जो बात की गई है वो ये की गई है कि इन्हें बार बार और मुसलसल जो है ना बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि किसी तरीके से कोई ऐसी वजह ना बन जाए कि जिसकी वजह से ये पर्सन मुझसे दूर हो जाए, ये किसी और के पास चला जाए। जैसे कोई किडनैप ही ना कर ले, कोई इसको जो है ना कोई मैं खो ही ना दूं किसी वजह से, अपने किसी बिहेवियर की वजह से, इसका एक्सीडेंट ही ना हो जाए, ये बीमार ही ना हो जाए, ये ऐसी वजह ना बन जाए इनमें से कोई कि जिसकी वजह से वो फिगर मुझसे दूर चला जाए। नंबर 4 पे बताया गया है परसिस्टेंट रिलुक्टेंस और रिफ्यूल टू गो आउट अवे फ्रॉम होम टू स्कूल टू वर्क और एल्सवेयर बिकॉज ऑफ फियर ऑफ सेपरेशन। अच्छा, मैंने पहले जो हमने फर्स्ट डे हमारी क्लास हुई थी तो मैंने बताया था कि जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगी वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज करेंगी, मींस के उसकी वजह से पर्सन की सोशल, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल लाइफ, उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पे वो दो बातें की गई हैं कि पहली बात तो ये है कि पर्सन जो है ना उस फिगर के बगैर जिसके साथ उसकी अटैचमेंट है उसके बगैर घर से बाहर नहीं निकलेगा, कहीं दूर नहीं जाएगा या घर को छोड़कर नहीं जाएगा, या अगर घर में ही उस घर के साथ उसकी अटैचमेंट है तो घर को छोड़ के नहीं जाएगा। अगर किसी पर्सन के साथ अटैचमेंट है तो वो बाहर नहीं जाएगा कहीं भी उस पर्सन के बगैर, चाहे वो स्कूल है या काम वाली जगह है या फिर कोई कोई भी जगह है, वो बगैर उस पर्सन के नहीं जाएगा क्योंकि उसे बार बार ये खौफ आता है कि कहीं मैं चला गया तो ये पर्सन मुझसे अलग ना हो जाए, बार बार उसे यही खौफ आ रहा होता है। नंबर 5 पे ये है कि ये लोग जो है ना persistent or excessive fear of about being alone or without major attachment figure at home or in other setting। यानी कि ऊपर तो ये बात की गई है ना कि वो ये लोग बाहर ही नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे नंबर 5 पे इन्होंने कहा है कि बहुत ही ज्यादा और मुसलसल जो है ना इन्हें परेशानी होती है, खौफ होता है कि ये अपने जो भी अटैचमेंट फिगर है जिसके साथ भी उनकी अटैचमेंट है उसके बगैर वो कहीं भी नहीं जाते हैं। अगर मतलब घर के साथ है तो घर 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 को छोड़ कर नहीं जाएंगे, मतलब उसके बगैर ये रहते ही नहीं है बिल्कुल भी। नंबर 6 पे बताया कि ये लोग रात को सोते भी है ना तो ये अपने अटैचमेंट फिगर के बगैर नहीं सो सकते हैं, अगर ये उससे दूर हैं तो ये कभी भी नहीं सोएंगे। नंबर 7 पे है repeated nightmares involving the theme of separation और इन्हें ख्वाब भी इसी तरह से आएंगे कि इन्हें ख्वाब में भी अपने जिस पर्सन के साथ इनकी अटैचमेंट है उसकी सेपरेशन से जो है ना उसके साथ इनकी सेपरेशन हो रही है, इस तरह के इन्हें ख्वाब भी आते हैं और बार बार आते हैं। इसके अलावा अब ये तो सारी बात थी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की जो आ रहे होते हैं इन पेशेंट में, साथ ही कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी शो हो रहे होते हैं। नंबर 8 पे वो फिजिकल सिम्टम्स बताए गए हैं, उसमें क्या है, हेडेक है, स्टमक इश्यूज है, नोजिया है, वोमिटिंग है, इस तरह के फिजिकल सिम्टम्स भी साथ शो हो रहे होते हैं इन सिम्टम्स के साथ।
सेपरेशन फ्रॉम मेजर अटैचमेंट फिगर अगर किसी जो है ना जिस फिगर के साथ इनकी अटैचमेंट है, अगर उसके साथ थोड़ी सी भी इनकी सेपरेशन हो गई है तो फौरन से इस तरह से इनकी तबीयत खराब हो जाती है, फिजिकल सिम्टम्स भी शो होना शुरू हो जाते हैं। तो अब अगर ये जो हमने 8 सिम्पटम पढ़े हैं, इनमें से कोई 3 सिम्पटम प्रेजेंट होंगे और क्राइटेरिया ए में जो बात बताई है वो सिम्पटम प्रेजेंट होगा, तो फिर हम कहेंगे कि जी हमारा क्राइटेरिया ए फुलफिल हो चुका है। क्राइटेरिया बी में बताया गया है द फियर एंजाइटी और अवॉइडेंस इज परसिस्टेंट लास्टिंग एट लीस्ट 4 वीक्स इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट एंड टिपिकली 6 मंथ और मोर इन अडल्ट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये जो भी फियर या एंजाइटी इन्हें आ रही है, जो भी परसिस्टेंटली जो सिम्टम्स इनमें आ रहे हैं, वो अगर बच्चों में ये चीज है तो चिल्ड्रन की यहाँ पे बात की गई है, तो चिल्ड्रन की जो एज यहाँ पे उन्होंने बताई है 14, 13, 12, इस एज के बच्चों की यहाँ पे बात की गई है। 4 वीक बच्चों के लिए है और अगर अडोलसेंट्स के लिए है तो वो क्या है 6 मंथ का है, 6 महीने या उससे ज्यादा का ड्यूरेशन अडल्ट के लिए है और 4 हफ्तों का ड्यूरेशन बच्चों के लिए। और बच्चों का मैंने बता दिया कि क्या एज बच्चों की होनी चाहिए। क्राइटेरिया सी में बताया गया है कि जो भी डिस्टरबेंस है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस काज करे, यानी कि पर्सन अपनी जो भी फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली ना कर सके, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाए, उसकी सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। उसके बाद क्राइटेरिया डी में बताया गया है कि ये जो भी डिस्टरबेंस है ये किसी और मेंटल कंडीशन में ना बेटर एक्सप्लेन होती है, यानी कि आप सिम्टम्स को आपने मर्ज नहीं करना है। जो भी सिम्टम्स है जैसे अब हेलोसिनेशन या डिल्यूजन है, अगर आपको लग रहा है कि ये जो जो भी पर्सन के थॉट्स हैं ये डिल्यूजनल है, ये हेलोसिनेशंस है कि जिनमें रियलिटी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप इसको फिर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में नहीं इंक्लूड करेंगे, आप इसको फिर हेलोसिनेशन या डिल्यूजन्स में देखेंगे या फिर स्किज़ोफ्रेनिक में देखेंगे। ठीक है, वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है कि जिस तरह जिस डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मिल रहा होता है उस हम फिर वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मीट करवाते हैं। अगर वो मीट हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, फिर उसके बाद हम एक डायग्नोसिस करते हैं कि हाँ इसको ये मसला है, ये इशू है। इसका इसके जो डायग्नोस्टिक फीचर हैं और कोर्स एंड डेवलपमेंट है, ये आप लोगों ने खुद से रीड करनी है, क्योंकि डायग्नोस्टिक फीचर में सारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को ही एक्सप्लेन किया होता है। और इसका जो कोर्स एंड डेवलपमेंट है उसमें इसके जो है ना एज रेंज बताई गई होती है और कुछ कॉजेज वगैरह बताई गई होती हैं, तो वो आप लोग रीड कर लीजिएगा खुद। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिलेक्टिव म्यूटिज्म। अब सिलेक्टिव म्यूटिज्म का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। कंसिस्टेंट फेलियर टू स्पीक इन स्पेसिफिक social situations in which there is an expectation for speaking at school despite speaking in other situation। अच्छा, यहाँ पे क्राइटेरिया में इन्होंने बात की है कि ये जो हमारे पास इस तरह के क्लाइंट भी आते हैं कि जिसमें उन्हें सोशल सिचुएशन में किसी स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस में बोलने में मुश्किल महसूस हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि उनके पास इस चीज का नॉलेज नहीं होता या फिर उन लोगों को नॉलेज की कमी होती है या उनको बोलने में मसला आता है, उनकी आवाज ही नहीं निकलती है उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में जो एक स्पेसिफिक हो कि जिसमें उन्हें पता हो कि अब सारों की अटेंशन उसी पे है, उसी पर्सन ने अब बोलना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अब स्कूल है, स्कूल में कोई स्पीच अगर किसी पर्सन उस पर सिलेक्टिव म्यूटिज्म का कोई पर्सन है, उसने कोई स्पीच देनी है स्कूल में। अब स्कूल में जब वो फंक्शन होगा तो स्पीच के लिए सारे उसकी तरफ देखेंगे, तो उस टाइम पे उस पर्सन के मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी, वो बोल ही नहीं सकेगा। इस तरह की स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस की बात की गई है। क्राइटेरिया बी में बताया गया है कि डिस्टरबेंस इंटरफेयर्स विद एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट और विद सोशल कम्युनिकेशन। अब इस डिस्टरबेंस की वजह से ना
उसकी एजुकेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उसकी ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट डिस्टर्ब हो रही है कि वो अपने सिर्फ ना बोलने की वजह से अपनी जो अचीवमेंट, जो चीजें वो अचीव कर सकता है वो भी नहीं कर पा रहा। और उसकी जो सोशल कम्युनिकेशन है, यानी कि फ्रेंड्स के साथ अगर है, तो फॉर एग्जांपल सब सब अपनी अपनी सजेशन दे रहे हैं, जब उसकी बारी आएगी उस पर्सन की जो कि सिलेक्टिव म्यूटिज्म में मुब्तला है, तो वो पर्सन, उसकी मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी, वो बोल ही नहीं सकेगा। तो इस तरह से उसकी सोशल कम्युनिकेशन में भी इंटरफेरेंस आ जाती है। क्राइटेरिया सी में बताया गया है ड्यूरेशन ड्यूरेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस इज एट लीस्ट 1 मंथ। और ये जो भी डिस्टरबेंस होगी उसका ड्यूरेशन 1 महीना होगा, यानी कि एक नॉट लिमिटेड टू द फर्स्ट मंथ ऑफ द स्कूल। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो इसका ड्यूरेशन है वो 1 मंथ होगा, 1 मंथ तक ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब उन्होंने साथ ये भी कहा है कि नॉट लिमिटेड टू द फर्स्ट मंथ ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल में जब बच्चे को जब स्कूल में दाखिल करवाते हैं, तो पहले मंथ में तो हेसिटेशन भी हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है कि वो बोल नहीं पा रहा या उसे बोला नहीं जा रहा, तो पहले मंथ को हम इस तरह से काउंट नहीं करेंगे। जब बच्चा यूज टू हो जाए, स्कूल में उसे इतना टाइम हो जाए और उसके बाद भी उसकी सेम सिचुएशन रहे, तो फिर उसमें अगर 1 मंथ आ रहा है, उसे हम फिर इसमें सिलेक्टिव म्यूटिज्म में इंक्लूड करेंगे। क्राइटेरिया डी में बताया गया है फेलियर टू स्पीक इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू अ लैक ऑफ नॉलेज, कंफर्ट विद और स्पोकन लैंग्वेज रिक्वायर्ड इन सोशल सिचुएशन। अब यहाँ पे इन्होंने वही बात कर दी जो मैंने पहले बताई कि ये जो भी बोलने में उन्हें फेलियर आ रहा है, तो वो इस वजह से नहीं आना चाहिए कि पर्सन के पास नॉलेज नहीं है, या वो जगह जहाँ पे वो मौजूद है वहां पे वो कंफर्टेबल ही नहीं है, या फिर वो लैंग्वेज जो लैंग्वेज सब यूज कर रहे हैं उसे वो लैंग्वेज बोलने ही नहीं आती। समटाइम ऐसा होता है ना कि पर्सन के पास नॉलेज नहीं होता, या फिर वो कंफर्ट, उसका कंफर्ट जोन नहीं होता, वो या फिर वो लैंग्वेज जो जो यूज कर रहे होते हैं सब उसको वो बोलने ही नहीं आती, तो इस वजह से भी कुछ लोगों को बोलने में फेलियर आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ये कोई इशू नहीं होता, उनके पास नॉलेज भी होता है, उनका कंफर्ट भी होता है, और उनको जो भी लैंग्वेज रिक्वायर होती है वो लैंग्वेज भी उन्हें आ रही होती है, उसके बावजूद उन लोगों के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है। क्राइटेरिया ही में बताया गया है कि जो भी डिस्टरबेंस है किसी और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में एक्सप्लेन ना होती हो, जैसा कि अब चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर है, अब उसके साथ अब उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अगर हम देखें तो सिलेक्टिव म्यूटिज्म से काफी डिफरेंट है। तो हमने ये साथ में मर्ज नहीं करना है, ये हर जगह ये बात साथ साथ बताई गई है ताकि हम अच्छे से सोचें समझें और उसके बाद हम डायग्नोसिस दें कि वाकई ये सिम्टम किसके साथ मीट कर रहे हैं, सिलेक्टिव म्यूटिज्म के साथ या चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर के साथ मीट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम जो है ना अच्छे से सोच समझ के डायग्नोसिस करें, ये ना हो हम मर्ज कर दें। अगर चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं और कुछ सिम्टम्स सिलेक्टिव म्यूटिज्म के आ रहे हैं और हम एक ही डायग्नोसिस उसे दे दें, तो इस तरह से ये ठीक डायग्नोसिस नहीं होगा, और इसके अकॉर्डिंग फिर हम जो ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे वो भी ठीक नहीं होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। कल से हम जो है ना नेक्स्ट इसमें जो स्पेसिफिक फोबियाज आ रहे हैं वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी क्लासेस वीक में 3 दिन होंगी। क्लासेस के डेज अगर आप लोग चेंज करना चाहें तो वो आप लोग सजेशन दे सकते हैं, हम डेज चेंज कर सकते हैं क्लासेस के। अदरवाइज अगर नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम तो फ्राइडे सैटरडे संडे ही रखेंगे हम क्लासेस के डेज। और जो लोग भी चैनल पर न्यू आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि ये कंप्लीट कोर्स जो है ना आप लोगों तक पहुंच जाए, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके साथ-साथ जो है ना वो भी इस अपॉर्चुनिटी को से अवेल हो सके। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।